दो शब्द, अटूट बंधन। ये बंधन ऐसा है जो टूटे ना, और सच में मैं इससे जुड़कर 2 बार टूटी। कार्यक्रम होते होते रुक गया, कुछ आपातकालीन घटनाएं हो गई जिसने हम लोगों को इस बंधन से जोड़ने में रोका, लेकिन अंततः मैं इसका सारा श्रेय वंदना जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थिति में भी अपने को हिम्मत और धैर्य से काम लेते हुए अपने को बहुत संभाला, और आज फिर पुनः उनकी इतनी मेहनत का ही फल है कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ। मैं अर्चना त्रिपाठी इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। किरण सिंह जी, मेरी बड़ी दीदी, मीना धर द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत। वंदना पराशर जी, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसा कि अमृता प्रीतम जी की बात करनी है मुझे। मैंने बहुत बचपन में स्कूल में इनकी एक कविता पढ़ी थी, फिर बड़ी होती गई, पढ़ाई आगे बढ़ती गई। बीए मैंने जब कर लिया, बीए के बाद मैंने ऐसे ही घर के बगल में एक स्कूल ज्वाइन कर लिया कि जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक स्कूल, जैसा कि लड़कियों के साथ होता है। वहाँ मेरी एक मुलाकात मुझसे जूनियर, जो हम इत्तेफाक से हम लोग साथ स्कूल में थे, लेकिन वो मेरी बहन के क्लास में थी। उसने पर्स से निकाला और लंच टाइम में एक किताब पढ़ने लगी। मैंने कहा, ये किसकी किताब पढ़ रही हो? तो बताया कि अरे ये रसीदी टिकट है, और नीचे अमृता प्रीतम को। बस बचपन की वो बातें मेरे सामने आ गई कि इनकी कविताओं में जितने दुख हैं, वो इन्होंने जितने दुखों को अपनी कविताओं के माध्यम से, महिला नारी के दुख को, कष्ट को, उनकी यातनाओं को अपने कविताओं में, अपनी आत्मकथा में, अपने लेख गद्य में और अपने उपन्यासों में जिससे जगह दिया है, उसको पढ़िए तो हर महिला को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अमृता जी ने अपने दुख दर्द के साथ उन तमाम महिलाओं की दुखों को भी एकदम प्रत्यक्ष रूप में वर्णन किया है। परिचय से तो सिंपल एक मैं उनका परिचय देना चाहूँगी कि इनका जन्म पंजाब में हुआ। हिंदी भाषी ये न होते हुए भी पंजाबी भाषा की मूलतः ये कवित्री थी, लेकिन इनके तमाम साहित्य, जो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे इस पर चर्चा करूँगी, वो कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें इसमें अनुवादित न हुआ हो। पंजाब में सबसे लोकप्रिय लेखिका के रूप में, पहली महिला लेखिका के रूप में भी हमारी अमृता प्रीतम जी हैं। उनको ढेरों नमन करती हूँ मैं, और आज मुझे इस विषय पे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बार बार अटूट बंधन का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम हो। सच में इस अटूट बंधन ने मुझे हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लिया है। मैं नहीं भी लाइव आई थी तो भी इससे जितने कार्यक्रम हुए उन सबको मैंने देखा। इनका जन्म 1919 में गुजरावाला, पंजाब, भारत में ही हुआ। उस समय वो भारत था, बाद में वो विघटित होकर पाकिस्तान में चला गया। बचपन लाहौर में ही बीता। किशोरावस्था से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, कविताएं, निबंध। धीरे धीरे जैसे जैसे ये परिपक्व होती गई, इनके साहित्य को अगर गहराई से आप इनमें डूबें तो कोई महिला ऐसा नहीं कह सकती कि वो खुद को उसमें नहीं देख पा रही है। इनकी जो एक छोटी सी कविता मैंने बहुत शुरू में पढ़ी थी, उस कविता का शीर्षक है रात ऊँघ रही है। जरूरी नहीं कि ये रात दिन वाली ही रात हो, ये दुखों की भी रात होती है, हौसलों के टूटनों की रात होती है। उन सब रातों को जो इन्होंने बयां किया है, शीर्षक है रात ऊँघ रही। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि अपने तमाम श्रोताओं, दर्शकों को, जो जुड़ पाए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि वक्त के तंगे हालात सभी को होती है, तो उन सबों का शुक्रिया अदा करते हुए रात ऊँघ रही है। किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है, हर चोरी से भयानक यह सपनों की चोरी है। बहुत ही दुखद होता है सपनों की चोरी का हो जाना। रात ऊँघ रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है, हर चोरी से भयानक
यह सपनों की चोरी है। चोरों के निशान हर देश के, हर शहर की, हर सड़क पर बैठे हैं, पर कोई आंख देखती नहीं, पर कोई आंख देखती नहीं, न चौंकती है। सिर्फ एक कुत्ते की तरह, सिर्फ एक कुत्ते की तरह, एक जंजीर से बंधी, किसी वक्त की, किसी कोई नज्म भौंकती है, कोई नज्म भौंकती है। वाकई जब आदमी दुखी हो जाता है तो शब्दों में भौंकना ही, अमृता जी जिसे कह रही हैं, वो शब्द ही भौंकने के रूप में कविता बनकर हमारे सामने उभरती है। और सपनों का चोरी हो जाना, हम अपने आप में दोस्तों मित्रों महसूस कर सकते हैं कि सपने भी अगर आपसे चुरा लिए जाए, एक तो आप महिला हैं, आप में तमाम बंदिशें हैं, आपको पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती, तमाम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, अपने घर वालों से ज़्यादा आपको आस पड़ोस के लोगों की यातनाएं सुनने को मिलती हैं। वैसे में महिला सपने भी ना देखे, इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है एक महिला के लिए। मैं इनकी कृतियों के बारे में कुछ आपसे बताना चाहूँगी। बात कर रही थी अमृता प्रीतम जी के उपन्यास, कई उपन्यास जो अलग अलग भाषाओं में अनुदित हुए। हिंदी में ये ज़्यादा सराही गई पंजाब की अपेक्षा, क्योंकि पंजाब में लोगों ने इन्हें जिस समय की ये धारा से आती हैं उस समय महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी, और उस पर से इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर ली। जिस ज़माने में महिलाओं को घर से निकलने की और उस प्रेम में इतनी टूटी कि प्रेम तो किया, प्रेम के साथ साथ इन्होंने आज़ादी और क्रांतिकारी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, और उन्होंने हर महिलाओं के लिए इसी सपनों को देखा जैसा वो खुद चाहती थी। वो चाहती थी कि हर महिला ही ऐसा करे। इनके कुछ उपन्यास का जो नाम मैं ले रही हूँ वो है अग दा बूटा, जो कि हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी 3 भाषाओं में अनुदित हुई। शीर्षक है पक्की हवेली, ये 1972 में हिंदी में अनुवादित हुई, जो कि पंजाबी भाषा में ही लिखा था। अग दी लकीर, कच्ची सड़क, कोई नहीं जानता। इसमें सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र आता है वो एक है इनका आत्मकथात्मक उपन्यास रसीदी टिकट। रसीदी टिकट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इतनी रुलाई आएगी, बहुत मतलब महिलाओं के दर्द को उन्होंने खोलकर इस कदर संजीदगी से रखा है कि बस लगता है कि उसको एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। मैंने भी कई बार पढ़ा, और कुछ कुछ पंक्तियां तो इस कदर आंख के सामने चली आती हैं कि आप न चाहती हुई भी उसे भूल नहीं सकते। दुखों का अंत, महिला और दुख का ऐसा अटूट बंधन है कि अगर महिलाओं के जिक्र किया जाए, महिलाओं की बात आती है तो उनके साथ दुख अपने आप सटा चला आता है। उसको किसी भी तरीके से ना, अगर उनके हिस्से कुछ क्षणिक खुशहाली आती भी है तो लोगों की दृष्टि में वो चुभने लगती है और उनसे उनको छीन लिया जाता है। उस छीनने से उनके ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं उस पर इनकी ये कविता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, माफ़ी चाहती हूँ। नीले आसमान के कोने में, नीले आसमान के कोने में रात मील का सायरन बोलता है, रात मील का सायरन बोलता है। किरण दी, बहुत धन्यवाद। चांद की चिमनी में से सफ़ेद गाढ़ा धुआं, चांद की चिमनी में से सफ़ेद गाढ़ा धुआं, सपने जैसे कई भट्टियां हैं, हर भट्टी से आग झोंकता हुआ मेरा इश्क मजदूरी करता है। माँ प्रीतम जी का इश्क जो है वो मजदूरी कर रहा है नीले आसमान के एक कोने में, इस विशाल आसमान का एक कोना, जिंदगी रूपी कोना। तेरा मिलना ऐसे होता है। प्रेम के रास्ते ये चल चुकी हैं, इनके पग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। ये दूसरी बात है कि इन्होंने जिसको टूट कर चाहा वो इनके ज़िंदगी में आ ना सका, और जिसने इनको चाहा वो खुलकर उसको ये अपना प्यार न दे सकी। बातें आगे बहुत होंगी, मैं इस कविता को पूरी करती हूँ। सपने जैसे कई भट्टियाँ हैं, हर भट्टी आग झोंकता है, मेरा इश्क मजदूरी करता है। तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रखते। तेरा मिलना
इनका इनका प्रेमी जब इनसे मिलता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक मजदूर को एक दिन की रोजी मिल जाए। तो उस खुशी के को हम अनुमान तभी लगा पाएंगे जब आप भूखे हों और एक वक्त की रोटी के लिए आप मजदूरी करने को मजबूर हैं, और उसकी उस चेहरे की चमक, उसकी खुशहाली का, मन की गुदगुदी जो उसे मिलती है। इनके सपनों का मिलना, इनके प्रेमी का मिलना ऐसे ही होता है जैसे तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई मेरी हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दे, जो खाली हंडिया भरता है, रांध पकाकर अन्न पसर कर वही हांडी उल्टा रखता है, बची आंच पर हाथ सेकता है, घड़ी पहर को सुस्ता लेता है और खुदा का शुक्र मनाता है, खुदा का शुक्र मनाता है। रात मील का सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से धुआं इस उम्मीद पर निकलता है, जो कमाना है वही खाना है। यानी डेली कमाओ और डेली खाओ। हर दिन एक नई जद्दोजहद, एक नई परिश्रम, एक नए दर्द को ढोते हुए शाम का परिणाम। न कोई टुकड़ा कल का बचा हो, न कोई टुकड़ा कल के लिए हो, क्योंकि एक मजदूर की ज़िंदगी यही होती है कि उसे डेली कमाना है और डेली खाना है। भविष्य के लिए भी कुछ नहीं है और भूत से भी उसे कुछ नहीं मिलता है। खाया बनाया और फिर उस हंडिया को उलट कर रख देता है। भविष्य के लिए कुछ सेंध कर वो नहीं रख पाता है। अमृता प्रीतम का दर्द उनके जब तक वो जीवित रही उनके साथ बना रहा। बहुत सी बातें आई साहिर जी और इमरोज़ जी के बात के बिना हम अमृता की कहानी पूरी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने मित्रों, मैं दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि क्या कभी वो वक्त आएगा जब महिलाओं की ज़िंदगी से दुख खत्म हो जाएगा। इन्होंने इतने पहले महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया, महिलाओं को प्रेम करने की छूट देने को कहा, लेकिन महिलाएं डरी सहमी। लड़कियां, युवा लड़कियां तो इनकी बहुत दीवानी थी। हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऐसी लड़की नहीं थी जिसने इनकी युवावस्था की कविताओं को ना पढ़ी हो और उनकी युवावस्था की ये पसंदीदा कविताएं ना बनी हो। इनकी ज़िंदगी में दुख का कोई अंत नहीं। मैं रसीदी टिकट के कुछ अंश को बताऊंगी। दुख का कोई अंत नहीं होता, दुखों की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। हम सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी वर्ग के व्यक्ति दुख की परिभाषा अलग है। अगर कोई गरीब है तो उसके पास चंद रुपए आ जाते हैं तो उसका दुख खत्म कर लेगा, लेकिन महिलाओं के पास का जो दुख है, अगर वो लेती हैं तो फिर उनको रोका जाता है कि ज़्यादा पढ़ ली, इनके हिस्से का लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए इसे ज़्यादा मत पढ़ाओ। उनकी आज़ादी छीनने के बाद तो इस तरह से इन्होंने दुख को कई रूपों में परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि दुखों का कोई अंत नहीं होता। अमृता जी की आत्मकथा रसीदी टिकट दुखांत की एक ऐसी आत्मवेदना पर एक प्रत्यक्ष दृष्टि हमें देती है, एक ऐसी अलग दृष्टि हमें सोचने को कहती है कि मैं आप लोगों के समक्ष एक अंश को रखकर इस बात को पूरा करना चाहूँगी कि दुखांत यह नहीं होता। जरूरी नहीं कि दुख का अंत रात की कटोरी में कोई जिंदगी की शहद से भर न सके, कटोरी को कोई जिंदगी के शहद से भर न सके और वास्तविकता के होंठ कभी उस शहद को चख न सके। दुखांत वह होता है जब रात की कटोरी पर से बिंब देखिए, रात की कटोरी पर से चंद्रमा की कलई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि आपकी किस्मत से आपके साजन का नाम पता न पढ़ा जाए और आपकी उम्र की चिट्ठी सदा रुलाती रहे, क्यों कि उम्र निकलता जाता है। सही उम्र पे अगर आपको आपका जीवन साथी नहीं मिलता है। इनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी, न चाहते हुए भी, और बहुत कम उम्र में 2 छोटे बच्चों की माँ हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा और इस पूरे परिवार को नकार कर वो घर छोड़कर चली जाती हैं। हम इनकी बातों से बहुत दूर तक सहमत हो सकते हैं कि ये सच्चाई है कि औरत के न चाहते हुए भी क्यों उसकी शादी कर दी जाती है। एक
ये एक महिला की समस्या नहीं है। गांव में तो जैसे जिस परिवार से, पंजाबी परिवार से आती हैं, वहाँ तो महिलाओं को एक तरफ आज़ादी तो दी जाती है, लेकिन एक सीमा तक ही। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ती हैं तो उन पे तुरंत लगाम लगाने के रूप में शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। लेकिन ये इनके हिम्मत की ही हौसला अफजाई होगी कि इन्होंने उस परिवार को तोड़ना उचित समझा और ये निकल गई और निरंतर अपने लिए लड़ती रही तमाम दुखों के बावजूद। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर है, जिस पर फिल्म बनी और इस फिल्म में उसके रोल में को अदा उर्मिला मातोंडकर ने किया, जिस बच्ची को शादी तय तो होती है लेकिन उसके पहले ही गांव के लोग उसे भगा ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं और तमाम उम्र वह अपनी जिंदगी के हिस्से के सुख को तलाशती रहती है। उसे भी मैं आगे बताऊंगी। दुखांत दुखांत यह नहीं होता कि रात की कटोरी से कोई जिंदगी के शहद को भर न सके। दुखांत यह होता है जब रात की कटोरी पर से चंद्रमा की कलई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि आपकी किस्मत से आपके साजन का नाम पता न पढ़ा जाए और आपकी उम्र की चिट्ठी सदा रुलाती रहे। दुखांत यह होता है, इन्होंने खुद ही उस समस्या का समाधान बताया है कि दुखांत यह होता है कि आप अपने प्रिय को अपनी उम्र की सारी चिट्ठी लिख दें। उसकी जितनी उम्र है वो उम्र उसके नाम ही कर देना चिट्ठी के रूप में, और फिर आपके पास से प्रिय का नाम पता खो जाए, यानी वो आपकी ज़िंदगी को छोड़कर चला जाता है। तो इस दुख को हम नारी बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं कि आपके हिस्से का जो प्यार था उसे किसी ने छीन लिया। दुखांत यह भी नहीं होता कि जिंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहे, क्योंकि समाज के तमाम बंधन जो हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ देते, कांटों के रूप में आपके हर पल पग पग पर चुभते हैं, आपके पैरों से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत यह होता है कि आप लहू लुहान पैरों से एक उस जगह पर खड़े हो जाएं जिससे आगे कोई रास्ता आपको बुलावा ना दे। इन्होंने तो यही चाहा था मित्रों, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। ये जिस प्यार की भूखी रही वो इनके पास आकर भी इनसे छीन लिया गया। दुखांत वह होता है जिसके आगे, माफ़ी चाहती हूँ, बुलावा न दे। दुखांत यह नहीं होता कि आप अपने इश्क के ठुठुरते शरीर के लिए सारी उम्र गीतों के परहन सीते रहें। दुखांत वह होता है कि इन परहनों को सीने के लिए आपके पास विचारों का, शब्दों का धागा चूक जाए और आपकी कलम रूपी सुई का छेद ही टूट जाए, यानी आपको लिखने से भी रोक दिया जाए। मैं इन सारी बातों के साथ इनकी एक और कविता को आपके सामने रखना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनीता जी, बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने की याद ताज़ा हो गई। आपको भी मैं हमेशा देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ साहित्यिक गतिविधियों को। इन्होंने पुरुष की तरह सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो इनका प्रेमी था वो इनसे मिलने आता और जब तक इनके साथ रहता तब तक वो सिगरेट पीता। जब वो चले जाते तो उसकी याद में उसकी बची सिगरेट को ये फूंकती, और इसी क्रम में इन्होंने एक कविता की रचना की। भावना शेखर दी, बहुत प्रणाम आपको। आपका मुझे साथ मिल रहा है, बहुत धन्यवाद। सिगरेट, कविता का शीर्षक है सिगरेट। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। प्रेम में विकल चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। यह दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब हुए हैं। इसका खाता देखो 14 साल की है। इस कलम से पूछो, इस कलम से पूछो, मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा। धरती गवाही देती रही, धुआं निकलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। ध्यान दीजिएगा, मेरे इश्क की महक
कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो यह आखिरी टुकड़ा है, क्योंकि वो उसी टुकड़े को सुलगाकर उसकी याद में रात भर उस सिगरेट को पिया करती थी। देखो यह आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इश्कुओं की आँच तुम्हारी उंगली ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ। अब और सिगरेट जला ले, अब और सिगरेट जला ले, अब और सिगरेट जला ले। अमृता प्रीतम साहित्य का वो महासागर है कि इनके लिए हमें एक समय सीमा में बांधना बहुत ही दुष्कर होगा। इनके लिए हम उभरते हुए साहित्यकारों को कुछ बोल पाना भी बहुत कठिन है। इनके बारे में मैं जितना बोलूँगी उतना कम होगा, लेकिन पुनः मैं अपनी बात एक कविता के माध्यम से रखना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है कुफ्र। आज हमने एक दुनिया बेची, आज हमने एक दुनिया बेची और एक दिन खरीद लिया। आज हमने एक दुनिया बेच दी और एक दिन खरीद लिया। हमने कुफ्र की बात की, हमने कुफ्र की बात की, सपनों का एक थान बुना था। मैं जिस रूप में अमृता जी को यहाँ प्रस्तुत करना चाहती थी उस रूप में दोस्तों नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण है कि नेटवर्क का बार बार कट जाना और हमारी आपसी बंधन क्षणिक टूट रहे हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्रम तोड़ कर ही अपनी बातों को रख रही हूँ। जब कभी पूरा इसका आलेख मतलब मैं इसको छपवा लूँगी तो आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया। थान और गज में इनकी जिंदगी चलती रही। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सीली, और उम्र की चोली सीली। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। महसूस करने लायक है कि आज मैंने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। यह जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली, यह जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली, गीतों से इसका दाम चुका देंगे, गीतों से इसका दाम चुका देंगे। मैं पुनः एक कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन इस कविता के रखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अमृता जी की जो जितनी भी जिंदगी साहित्यिक यात्रा रही, उनके कष्टों को जानने के लिए उनके साहित्य में गहरे डूबना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा उन्हें दुख इस बात का था कि जितनी सराहना उन्हें अपनी मातृभाषा पंजाबी में नहीं मिली, उससे ज़्यादा उन्हें हिंदी वालों ने, हिंदीएतर भाषी लोगों ने बहुत पसंद किया और इन्हें इनकी झोली में एक नहीं बहुत बहुत सम्मान आए। और लेकिन इस सारे सम्मान को पाने के बाद भी उनके अंदर एक कटुता थी, जिसे वो कहती थी कि ये साहित्य जो है मेरे कोख से वैसे निकलता है जैसे एक नाजायज बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि नाजायज बच्चे को कभी समाज मान्यता नहीं देता। वैसे उन्हें लगता है कि मेरी ये कविताएं, मेरी ये नज्म, मेरी ये आत्मकथाएं, इनके द्वारा लिखे गए सारे उपन्यास, इन्होंने दुख के उस क्षण को देखा है जब देश का बंटवारा हो जाता है, और इधर की महिलाओं का भी दुख वही है और उधर पाकिस्तान की महिलाओं का भी दुख वही, क्योंकि दुख एक ही होता है। हम लाख अपने आप को जाति में, वर्गों में, संस्थाओं में बांट लें, लेकिन दुख सबका एक होता है, चाहे वो कोंकणी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, मगही हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो। इनके दुखों को हर भाषा की महिलाओं ने समझा, क्योंकि दुख एक होता है, खून का रंग एक होता है, हमारे कष्ट की आह एक होती है। हम खुशी में जैसे चहकते हैं, हमारे दुख की आह भी एक ही जैसी होती है। मैं जिस कविता को आपके सामने रख रही हूँ वो है रजनीश मंगवाकर जी, बहुत धन्यवाद। अर्चना अनुप्रिया जी,
लेट नहीं हुई है, यहीं से सुनिए। बार बार तकनीकी समस्याओं से हम टूट रहे हैं। मेरी कविता का शीर्षक, मेरी कविता इनकी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, शहर। क्योंकि इन्हें शहर छोड़ने का जो दर्द हुआ था उसको हम बखूबी समझ सकते हैं, हम महिलाएं, कि जब हम अपना घर छोड़ते 2 दिन के लिए ही तो बड़ी तकलीफ होती है कि अरे घर बंद हो जाएगा, घर की सामान तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जब हमारा देश का विघटन हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ, हम न चाहते हुए भी एक पूरे जमीन से अपने को उखड़ कर, किसी पौधे को एक जड़ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह लगाइए तो उसे संभलने में बहुत वक्त लगता है। उस कष्ट को ही इन्होंने अपनी इस कविता में बयान किया है कि इधर की भी त्रासदी और उधर की भी त्रासदी, हम भाषा में प्रांतों में बढ़ जाते हैं। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, सड़कें बेतुकी दलीलों से। हम तरह तरह की दलीलें देते हैं, शब्द पे गौर कीजिए। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, सड़कें बेतुकी दलीलों सी, और गलियां इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर घसीटता। हम अपनी बहुत सी बातों को न चाहते हुए भी तर्क सम्मत दे के कहते कि नहीं ये सही है, हमने बंटवारा कर लिया, बहुत सही है, हम अलग हो जाएंगे तो ज़्यादा शांत रहेंगे। जब हम मिलकर शांत नहीं हैं, अलग भी हम शांत नहीं हो पाएंगे। हर एक मकान एक मुट्ठी सा भीजा हुआ, दीवारें किचकिचाती सी, और नालियां जो मुंह से झाग बहता है, नालियां जो मुंह से झाग बहता हो। यह बहस जाने सूरज सूरज से शुरू हुई थी, जो उसे देखकर यह और गर्माती, और हर द्वार के मुंह से फिर साइकिलों और स्कूटरों के पहियों गलियों की तरह निकलते, और घंटियां हॉर्न एक दूसरे पर झपटते। जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता, जो भी बच्चा, बहुत धन्यवाद वंदना जी, जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता पूछता कि किस बात पर यह बहस हो रही है, फिर उस प्रश्न पर ही एक बहस बन जाता। तमाम समस्याओं से जूझते हुए एक नया प्रश्न इनके सामने खड़ा होता। जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता पूछता कि किस बात पर यह बहस हो रही है, फिर उसका प्रश्न ही एक बहस बन जाता। शंख घंटों की सांस सूखते, रात आती फिर टपकती और चली जाती, रात आती फिर टपकती और चली जाती, पर नींद में भी बहस खत्म नहीं होती कि यह मेरा शहर है या तुम्हारा शहर है। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, और इस लंबी बहस का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि हर बातों से निकलते हुए शमशोर के शब्दों में कि बात बोलेगी मैं नहीं, भेद खोलेगी बात ही, भेद खोलेगी बात ही। मैं, चूंकि मेरा तारतम्य टूटता जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को पूरे सलीके से नहीं रख पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जहाँ से बातें कट जाएंगी फिर मैं उसको नए सिरे से शुरू करने में, कुछ नए लोग रहे हैं तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं इन छोटी मोटी खामियों को दरकिनार करते हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने इनकी कुछ कविताओं संग्रहों का ना चाहूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली, जिसमें है एक पत्तियाँ दा गुलाब सफ़रनामा, एक पत्तियाँ दा गुलाब सफ़रनामा, औरत एक दृष्टिकोण। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि औरत एक दृष्टिकोण इस किताब को ज़रूर पढ़ें और फिर देखें कि महिलाओं के दुख को इन्होंने कैसे अपने शब्दों में उतारा है। औरत एक दृष्टिकोण, अपने अपने चार पन्ने, कच्चे अक्षर, समय से पहले इनकी कच्ची उम्र में ही इनके कच्चे अक्षर कविता के रूप में उभर कर हमारे सामने आने लगे थे। इनकी एक और कविता संग्रह का मैं नाम लेना चाहूँगी, मोहब्बतनामा, जो कि 1980 में आई थी, और दूसरा मेरे काल मुकुट समकाली, ये भी 1980 में ही इनके द्वारा लिखी गई थी। शौक सिरेहू। अब मैं पुनः पुनः समस्याएं आ रही हैं। हम खंड में आपके सामने उपस्थित हो पा रही हूँ मैं, तो मैं फिर एक बार क्षमा चाहती हूँ, क्या कारण है पता नहीं। तो
मैं अमृता प्रीतम के शब्दों में कुछ कहना चाहती हूँ जो उनकी अनुभूति को आप समझेंगे। इनकी आत्मकथा जो रसीदी टिकट हम सभी पढ़ते हैं, इसकी भूमिका में ही इन्होंने लिखा है कि मेरी सारी रचनाएं, क्या कविता, क्या कहानी, क्या उपन्यास, सब एक नाजायज बच्चे की तरह है। मेरी दुनिया की हकीकत में मेरे मन के सपने ने इश्क किया और उसके वर्जित मेल से ये रचनाएं पैदा हुई। उसके वर्जित मेल से ये रचनाएं, ध्यान दीजिएगा, रचनाएं पैदा हुई एक नाजायज बच्चे की तरह। किस्मत इनकी किस्मत है और इन्होंने सारी उम्र साहित्य समाज के माथे के बल भुगतते हैं। किस्मत इनकी किस्मत है कि इन्होंने सारी उम्र साहित्यिक समाज के माथे पे बल भुगतते हैं। कुछ हिंदी इनकी टूट जाती है, क्योंकि ये मूलतः पंजाबी भाषा होने के कारण इन कुछ हमें समस्याएं देखने को मिल जाती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए हम जब इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनके मर्म को समझते हैं कि इनकी कविता हमारे सामने कहना क्या चाहती है, तो उस बात को रखने के लिए हम खुद ब खुद ये बात समझ जाते हैं कि कविता कहना क्या चाहती है। अपनी रचनाओं के बारे में इन्होंने जो कहा कि ये नाजायज बच्चा है, ये इनका एक ऐसा विरोधी रूप देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपनी चीज़ को खराब नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जानती हैं कि मेरी चीज़ को, जी बिल्कुल वंदना गुप्ता जी, ये बार बार नेट की समस्या हो रही है। इस नेट की समस्या की वजह से ही मेरे मतलब मुझे जो बातें कहनी थी वो मैं मूल रूप से कह नहीं पा रही हूँ। इनके जिस पक्ष को मैं उजागर करना चाह पा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है इनका दुख से इनका जो संबंध रहा, उसी के बारे में बार बार आ जा रही हूँ कि हालांकि यह सच है कि अमृता के हिस्से का सच होते हुए भी कुछ मायने में ये अंशतः ही सच है। यह ठीक है कि इन्होंने बगावती तेवर इन्हें हमेशा मुश्किल में डालते रहे, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी परिस्थिति में समझौता करना उचित नहीं समझा, और ये अपने बगावती तेवर से उस कालखंड में, उस समय में समाज का विद्रोह किया, अपने परिवार से विद्रोह किया और अपने हिस्से की जिंदगी इन्होंने ली, लड़के झगड़ के, तमाम लोगों से विद्रोह करके। मुझे वो क्षण बड़ा अजीब लगता है जब ये जिक्र करती हैं कि ये घर से भाग जाती हैं उस प्रेमी के लिए जो प्रेमी बीच में इन्हें छोड़कर चला जाता है। ये फ़ोन करने के लिए जैसे ही हाथ उठाती हैं, तब तक इन्हें समाचार मिल जाता है कि इनका प्रेमी किसी और के साथ चला गया है। और वो बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा कवि होते हुए भी, मूल उर्दू में लिखते हुए भी वो मूलतः पंजाबी रहते हैं, लेकिन इनका साथ छोड़ देते हैं। इस चीज़ को मैं इतने गहरे महसूस करती हूँ कि मुझे क्रोध आता है कि उस व्यक्ति ने जिसने अमृता जी को धोखा दिया, उनका साथ छोड़ दिया, उसे भी ये टूट कर चाहती है, और इतने टूट कर कि ताउम्र वो उसको भूल नहीं सकती। जब इनकी ज़िंदगी में इमरोज का आगमन होता है, वो इमरोज जो कि इनसे उम्र में काफ़ी छोटा है, ये उसे समझाती भी हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, क्योंकि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी की शाम में मिले हो। अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने कहा कि इमरोज, काश कि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी की दोपहर में मिले होते। ये मेरी ज़िंदगी की शाम है, क्योंकि उम्र में वो काफ़ी छोटे होते हुए भी उनसे कहती हैं कि तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम एक बार पहले पूरी दुनिया घूम आओ, मैं तुम्हें यहीं इंतज़ार करती मिलूँगी, काफ़ी कुछ सोच लो। बड़ा अच्छा वो मार्मिक संदर्भ है। इमरोज इनके परिक्रमा करके कहते हैं कि मैं घूम आया और मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मिला। मित्रों, मैं जब ये बातें आपसे कर रही हूँ, मुझे इतना मतलब रोमांचित हो रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है उनके हिस्से जो इन्हें टूट कर प्यार करता है। इन्होंने जिसको चाहा उसने उनका साथ 20 रास्ते में छोड़ दिया, यह कहकर कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। बहुत आसान है ये कह देना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। जिंदगी में कभी अजनबी हम नहीं बन पाते। दुख का एक भी छुअन अगर आपको टीस दे जाता है, खुशी का एक भी पल अगर आपके हृदय को सुकून दे जाता है,
तो हम उसे ज़िंदगी भर ताउम्र नहीं भूल पाते। इमरोज़ इनकी ज़िंदगी में वही बनकर आते हैं, उनके सुखों की शाम बनते हैं। इनके बार बार मना करने के बाद भी वो कहते हैं कि मुझे दुनिया में सिर्फ तुम ही दिखती हो और तुम्हारे लिए मैं काफ़ी हूँ। टूट कर प्यार करना जिसे कहते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है कि वो टूट कर प्यार इन्हें अमरोज़ के द्वारा मिलता तो है, लेकिन बदले में ये टूट कर वो प्यार नहीं दे पाती इमरोज़ को जो इन्हें देना चाहिए था, क्योंकि इनका प्यार किसी और के लिए था। और इमरोज़ भी ये जानते हैं कि जिसे मैं चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए तैयार हूँ, वो मुझे नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है मित्रों कि ये उनके दुख का बोनस के रूप में इमरोज़ इनके आते हैं कि इन्होंने बच्चे कच्ची उम्र से जो कष्टों को देखा, जो दुखों को देखा, लोगों का साथ नहीं मिला, तमाम यातनाएं सहनी पड़ी। मतलब उन्हें मैं जितना शब्दों में बयां करने चलूँगी वो उतना कम पड़ता जाएगा। इनके लिए इनको पूरा समझना, जानना, इनके एक एक शब्दों में इतनी गहराई है कि उसको बार बार जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नया रहेगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं अपने कष्ट को उसमें देखती आ रही हैं। लगता है जैसे कि इतने पहले उन्होंने वो कह दिया, तो क्या तमाम बातें हमें कभी बदलने नहीं देंगी? इनके हिस्से का जो प्यार इनको मिलता है, मैं ये दुआ करती हूँ अपने वक्तव्य के माध्यम से कि महिलाओं की ज़िंदगी में दुख आए तो आप उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन लड़ने की पूरी हिम्मत रखिए। और अगर आप कहीं कमज़ोर पड़ती हैं तो अमृता प्रीतम जी के इनको दुखों को याद करके सोचिए कि अब तो समय इतना बदल गया है, हमारे पास तमाम रास्ते खुल गए हैं। जबकि महिलाओं के लिए उन्होंने जब उस समय अपना वो बिल्कुल प्रेम की सच्ची दास्तां, मैं बिल्कुल सहमत हूँ वंदना पराशर जी, क्योंकि सच में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप में वो शक्ति आती है, अंदर से वो शक्ति आ जाती है कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे अपने हिस्से की ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने हिस्से की धूप लेनी है, बारिश में भीगना है। वो खुशियों की भी बारिश होती है, दुखों की भी बारिश होती है। तो हम उन सब चीज़ को झेलते हुए भी आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि हम में अपनी क्या ताकत है। अमृता प्रीतम के साहित्य के माध्यम से हमें जो युवा पीढ़ी को जो रास्ता मिलता है उसको ज़रूर आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर औरत के हिस्से प्यार आना चाहिए। हर औरत के हिस्से को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, चाहे वो किसी भी पीढ़ी से आती हूँ, ग्रामीण इलाकों से आती हूँ, शहरी इलाकों से आती हैं। अगर वो अपने रास्ते पे सही चल रही हैं तो उन्हें उनको मिलना पूरा तो उसका वो हक रखती है। कुछ और बातें इनके शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपने आप को बंधन से तोड़ लिया तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन ये आज़ाद होना नहीं था। सिर से पांव तक साहिर के प्रेम में डूबे होने, इस प्रेम के कारण अपनी बंधी बंधाई गृहस्थी छोड़कर निकलने के बावजूद जब उनको ये खबर मिलती है, अखबार में पढ़ने को मिलती है कि साहिर, उनकी ज़िंदगी की नई मोहब्बत मिल गई है, क्योंकि वो इसी शब्द में उससे कहते हैं, साहिर मुझे मेरी ज़िंदगी की नई मोहब्बत मिल गई है और तुम मुझे भूल जाओ। इससे पहले कि वो उसको फ़ोन करती, उन्होंने अपने हाथ से उस फ़ोन के रिसीवर को रख दिया और घंटों बैठी सोचती रही कि अब उन्हें क्या करना है। यह प्रेम के साथ आना यानी खुददारी की ही बात जो ठहरी इस दौर में वे अपनी ज़िंदगी के सुनसान और उदास दिनों में अकेलेपन से चुपचाप गुजरती जाती है। अमृता को तब भी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जब वो बहुत मुश्किल से जिससे वो उभरी थी, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि ज़िंदगी की सबसे उदास प्रेम कविताएं मैंने इसी दौर में लिखी थी, क्योंकि प्रेम जो है वो खुशी देता है लेकिन दुख भी देता है। इनके हिस्से जब प्रेम आया था तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं तो लिख ली, लेकिन प्रेम की उदास कविताएं इन्होंने उसी कालखंड में लिखा जब इनका साहिर जी से ब्रेकअप होता है, यानी इनके संबंध का टूट जाना होता है। मैं अचंभित हूँ इस बात से कि इस महिला में इतनी शक्ति आई कि ये इतनी टूट कर भी अपने को खड़ी कर लेती हैं।
हम महिलाएं छोटी छोटी समस्याओं से, घरेलू समस्याओं से टूटकर आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। कम उम्र की लड़कियां से भी अपना अंत कर लेती हैं। ऐसी कली जो अभी खिली भी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी की अभी शुरुआत भी नहीं होती है और वो प्रेम में पड़कर हताश हो जाती हैं। लेकिन ये महिला इतनी पंजाब की शक्तिशाली निकलती हैं कि इन्होंने उस हताशा के जीवन में भी उदास कविताओं को लिखते हुए अपने को नए सिरे से खड़ा किया, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होती हैं नहीं, बल्कि कहती हैं कि ये मेरा हक है, ये मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे भी अपने हिस्से का हक, मुझे अपने हिस्से की ज़िंदगी चाहिए, टूट कर चाहिए, और अंततः ये उसमें सफल भी होती है। कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं आना चाहूँगी कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। क्या इतना आसान है? चलो एक बार फिर से, सिर्फ चंद पंक्ति में आपने इजहार कर दिया कि हम अजनबी बन जाएं। हमारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? 2 बच्चे के बाद उनकी ज़िंदगी में जो नई घटनाएं आती हैं, उन सब को माँ होते हुए भी उन्होंने उस ममत्व का गला घोंट दिया अपनी ज़िंदगी के लिए। उषा किरण खान दी, प्रणाम। आपका आशीष मुझे मिला, बहुत धन्यवाद। ये दूसरी बात है कि मैं अपनी बात को क्रमबद्ध रूप से नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं नेट कब धोखा दे जाए और मैं जो बातें रखना चाह रही थी वो नहीं रख पाऊँ। इसलिए मैं तोड़ तोड़ कर ही अपनी बातों को उसमें फटाफट रख रही हूँ, ताकि अगर बीच में हमारा बंधन टूट जाता है तो फिर हम अटूट रूप में पुनः मिलेंगे और अपनी बातों को नए सिरे से रखेंगे। अमृता जी की ज़िंदगी में प्यार एक ऐसा शब्द जो उनकी कलम और स्याही में बसा रहता है। कलम से वो अपने प्यार को लिखती हैं, स्याही में उतारती हैं, पीती हैं, धोती हैं चांदनी के रूप में। अगर वह कोई स्वर है तो वह अमृता के जीवन का अस्थायी सुर रहा, क्या जो उनका प्यार था। जिस तरह अमृता ने इमरोज के लिए यह कहा कि अगर स्वाधीनता दिवस, ये एक लाइन में कोट है, बहुत अच्छी पंक्ति, कि अगर इमरोज के लिए कहा जाए कि अगर स्वाधीनता दिवस किसी इंसान की शक्ल ले सकता है तो वह तुम हो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जब इमरोज आते हैं तो इनके लिए वो स्वाधीनता दिवस की तरह होता है। ठीक उसी तरह प्रेम अगर किसी इंसान की शक्ल में आए, प्रेम अगर किसी इंसान की शक्ल में आए तो उसकी शक्ल अमृता प्रीतम जैसी होगी, अमृता प्रीतम जैसी होगी। मैं पुनः उनकी एक कविता आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है एक मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। कविता का शीर्षक है एक मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उस चमत्कार ने ले लिया, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है, पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे पे झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई उसी को उठाकर। अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी, अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। अपने मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, क्योंकि इनके लिए कोई ऐसी छत नहीं बनी जहाँ वो घुस पाए। मेरे शहर की हर गली इतनी संकरी जहाँ मैं समा न सकूँ। मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तुम कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रख, हम 2 किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और संकरी गलियों, इन संकीर्ण मानसिकताओं को का द्योतक, उन नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती, पर सारी दोपहर जिंदगी का वो हिस्सा
जो इन्होंने इमरोज़ से कहा था कि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी के दोपहर में क्यों नहीं मिले। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढती बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पिया, और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा देता, और जब दिन ढलने को था, और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान, समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। इस एक कविता के माध्यम से अमृता जी ने अपनी पूरी जिंदगी बयां कर दी। जिंदगी का दोपहर, उसका मिलना, और जब जिस समय उन्हें उनकी प्रतीक्षा थी वो मिलता नहीं है। और अब रात, उम्र का ढलान, जिंदगी के का ढलान। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है, सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। इस एक महिला ने अपनी जिंदगी के जितने दुखों का वर्णन किया है उसको समुद्र ही कहना बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि उन्होंने दुखों का वो समुद्र देखा जिसमें लहलहाता दुख उस पानी का अथाह की तरह है जिसे हम माप नहीं सकते। हम सभी महिलाएं लेकिन इसे महसूस बखूबी कर सकते हैं, और इन्हें अपनी एक भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि अमृता प्रीतम ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी में आए तूफान को देखा, भाला, उसे उससे निपटने की हिम्मत रखी। महिलाओं के लिए ये एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा मार्गदर्शन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियाँ हमारी इससे उसका मार्गदर्शन करती रहेंगी, हमारे अमृता की साहित्य। और जब तक साहित्य जिंदा है, अमृता जी का साहित्य जिंदा रहेगा। मैं चूँकि मेरा समय 1 घंटा मुकर्रर किया गया था, इसमें कई बाधाएं आईं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अगर कुछ और सवाल हो, कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि कई खंडों में बात को बखूबी नहीं रह पाई, इसका मलाल है। लेकिन फिर भी जितना वक्त मुझे मिला उसमें मैंने अपनी बात को पूरे तरीके से रखने की। अजय शर्मा जी, जी बिल्कुल, शराब पीती थी और सबको पिलाती थी, ऐसा नहीं है। ये तो एक वो हो जाएगा। उन्होंने, जिंदगी ने उन्हें दुखों का शराब दिया, जिंदगी ने उन्हें दुखों का शराब दिया। हमारे समाज में शराब को गलत कहा जाता है, लेकिन ये अगर इसको एक सही मायने में लिया जाए, कभी आप उस तकलीफ से गुजरते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो वो खूबसूरत तो वो बहुत थी। तो अब पुरुष ये कह सकते हैं कि वो शराब पीती थी या पिलाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ कष्ट आते हैं जिसमें वो दवाई के रूप में अगर उसे ले लेता है। उनकी उत्तम रचनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। मैं बहुत सारे हैं, नाम एक साथ नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं बताऊँगी। मैंने कहा कि मैं इनकी पिंजर उपन्यास को तो पढ़ा था, लेकिन जब फिल्म देखा तो फिल्में मैं इसलिए कह दे रही हूँ कि इस फिल्म को मैंने कई बार देखा, तो इस फिल्म को मैंने इतनी बार देखा और हर बार रोती हूँ कि जिंदगी भर वो कहती है कि अगर वो पहुंच गई सही जगह तो समझो ना कि एक लड़की अपने घर पहुंच गई, क्योंकि जो विभाजन का दुख था जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ उनकी और कविताओं को पढ़ने के लिए। दीपक शर्मा जी, मैं बात रखती हूँ आपकी कि इनके दुख को हम महसूस कर सकते हैं, बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं, क्योंकि एक साहित्यकार भावुक होता है और वो अपने दुख को। हेलो, नहीं चल रहा है। हेलो हेलो, एक माफ़ी चाहती हूँ, मुझे लगा कि शायद इधर वंदना दी का फ़ोन होगा। इनके दुख का जो इनके दुख की जो चरम सीमा है वो पिंजर
में उभर कर आती है। बार बार कितना शोषण होता है महिलाओं का। महिलाएं जैसे एक खिलौना हो गई कि वो उसको कभी कोई ले सकता है, उसके हिस्से उसका पति ना आए लेकिन कोई दूसरा आ जाता है और उसको लेकर चला जाता है। ये खुद को उजाड़ती है, और जो कि इसका भाई निकलता है, भाई की बहन पत्नी, उसको ये उसको घर पहुंचाने तक कितना रिस्क लेती हैं। फिल्म उपन्यास से अच्छी है। जी बिल्कुल, फिल्म उपन्यास से अच्छी है, क्योंकि चूंकि हम उसको जीवंत देख रहे हैं ना, तो हम उसको ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो कई खंडों में अ, आधा पढ़कर हम रुक जाते हैं। तो उस हिसाब से ये सवाल है या मुझे बता रहे हैं अजय शर्मा जी? अच्छा, तो इस सब के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इसमें जिस यथार्थ को दिखाया गया है, ये हम बखूबी समझ सकते हैं कि उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, और महिलाओं के साथ कैसे, महिलाएं जैसे एक वस्तु, उनके लिए आज भी महिलाओं को लोगों की दृष्टि में एक वस्तु ही समझा जाता है। हम लाख आगे जा रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी ये मानसिकता कहीं ना कहीं होती है कि वो एक वस्तु है, वो एक भोग्या है। उनके साथ बराबर के दर्जे में कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को एक ठेस लगती है, जिससे मुझे तकलीफ होती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। हम दोनों को जिंदगी जीने का पूरा हक होता है, और उसको जीने दें। क्यों महिलाएं दब दब कर जिए, वो डरें कि तुम रात को नहीं निकलो? उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनकी अंदर की वो संवेदनाएं हैं जो वो जिंदा रखना चाहती हैं, लेकिन लोगों के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। मैं कविता निकाल रही हूँ उनकी, देखती हूँ कहाँ चली गई वो कविता। मेरी दो कविता और थी। शायद आप देर से जुड़े हैं क्या? पुरुष की दो आंखें होती हैं, एक से वह स्त्री को देखता है और दूसरी से पुरुष को। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि वो बांट कर ही देखते हैं, वो कभी एकता के साथ नहीं देखते, ये जानते हुए भी कि महिलाएं उनसे कमतर तो किसी मायने में नहीं है, बल्कि वो उनसे बहुत बेहतर हो जाती हैं, और यही पुरुष के ईर्ष्या का कारण बन जाती है। उनमें कहीं ना कहीं पुरुषत्व का वो वर्चस्व आता है कि उनके अहम को ठेस लग जाती है। मैं पुनः एक कविता को दोहरा रही हूँ शर्मा जी, अजय शर्मा जी, क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पुरुषों को वस्तु समझा। हम दोनों को ही नहीं समझना, ना महिलाएं पुरुष को वस्तु समझे, ना पुरुष महिलाओं को वस्तु समझे, क्योंकि दोनों एक ऐसी पहलू हैं कि दोनों के बिना एक दूसरे अधूरे हैं। पुरुष लाख महिलाओं को खराब कहते हैं, लेकिन बिना महिलाओं के उनकी ज़िंदगी नहीं चल पाती। महिलाएं तो फिर भी अकेले जी लेती हैं, वो हिम्मत करती हैं, लेकिन उनको वैसा समाज जीने से माने रोकता है कि तुम खुलकर जी नहीं सकती। मैं सिगरेट के माध्यम से पुनः उनकी कविता को रखना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक सिगरेट। इनके दुखों को इन्होंने बहुत साधारण शब्दों में कहा, लेकिन बहुत गहराई, बहुत पैने दुख को बयां किया है। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। यह जिंदगी की वह सिगरेट है जो, जी कोई बात नहीं। हाँ, शायद आप देर से जुड़े, तो मैं पुनः उनकी दो कविताओं को दोहराकर इजाज़त चाहूँगी कि यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, चिंगारी तूने दी थी, दे दी थी। यह दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। 14 मिनट हुए हैं इस 14 इसका खाता खोले। 14 मिनट ही हुए हैं इसका खाता देखो। 14 साल ही है इस कलम से पूछो, इस कलम से पूछो। मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा। तेरी सांस होना चाहिए था, लेकिन तेरे सांस चलता रहा। धरती गवाही देगी, धुआं निगलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई। ध्यान दीजिएगा शर्मा जी, उम्र की सिगरेट जल गई।
मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो यह आखिरी टुकड़ा है, देखो यह आखिरी टुकड़ा है। जी सुनीता जी, मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे तो सभी श्रोताओं और दर्शकों का ध्यान रखना है। और जब तक मैं उधर से तीसरी कविता निकालूंगी तब तक ये थोड़ी देर हो जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर नेट ने साथ नहीं दिया तो मैं बस इस कविता के साथ, वंदना जी, मैं इसको समाप्त करना चाहूँगी। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो यह आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इश्क की आँच तुम्हारी उंगली ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले, अब और सिगरेट जला ले, अब और सिगरेट जला ले। हम पुनः किसी मंच पर जरूर मिलेंगे। अपनी पूरी बातों को क्रमबद्ध रूप में रखने के लिए रखूंगी। मिला तो इसी मंच पर आऊंगी, लेकिन बीच में हमारा एक लंबा अंतराल होगा। मैं जाते जाते आप लोगों से इजाज़त लेने के पहले अटूट बंधन का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि वंदना जी ने कुछ इत्तेफाक था, कुछ मेरा भाग्य था, कुछ ऐसे समय थे जिसकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को कई बार स्थगित हुआ, लेकिन जो भी समस्याएं थी वो सही थी, इसलिए मैं उसको मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं देके दुख नहीं मान रही थी कि हम इस बंधन से जुड़ गए हैं और ये बंधन अटूट है, हमेशा अटूट रहेगा। क्षणिक वक्त अंतराल आ सकता है, लेकिन बहुत धन्यवाद। ये सारा आप ही की कृपा से हुआ, क्योंकि आपने विषम परिस्थितियों में भी मैंने कहा कि आप निरंतर चलती रहीं और अंततः इसे अंजाम तक पहुंचाया। सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमृता जी पर मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि अमृता जी मेरी सबसे प्रिय लेखिका हैं। इनके दुख, इनकी कविताओं को पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, और मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ उसमें यहाँ पहुँचने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी कविताएं मुझे बहुत हिम्मत देती हैं। और मुझे ही नहीं, उन तमाम महिलाओं को इनके सारे साहित्य का रसपान करना चाहिए जो जल्द टूटने की उनमें हिम्मत हो जाती है कि वो टूट जाएंगी। उन्हें इनके साहित्यों को पढ़कर हिम्मत जुटानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब इजाज़त चाहती हूँ। आभार आपका।